नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 16 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाने को लेकर ट्रंप ने फिर से बड़ा ऐलान किया है और साथ ही इजराइल और गजा के बीच सीजफायर की जो खबरें हैं वो भी एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इस बार सीजफायर हो ही जाए। और साथ ही इस समय गजा में इजराइल क्या जुल्म सितम कर रहा है, ये भी एक अहम खबर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही भारत में 8 मुस्लिम युवकों की जिंदगी कैसे सरकार और सत्ता ने खराब कर दी, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। खबरें बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और एक शख्स है, नाम क्या लूं उनका, लेकिन आज बोलना पड़ रहा है। कई सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप बोलिए। इनका नाम है आज़ाद बोलो इंडिया और इनका जो असली नाम है आदिल खान आज़ाद। इन्होंने अपने चैनल की शुरुआत की, फिलिस्तीन की खबरें उन्होंने बताई, आप लोगों ने पसंद की, भर भर के प्यार दिया, सेम उसी तरीके से जैसे आप मुझे देते हैं। प्यार दिया, इनकी तरक्की हुई, इनकी बरकत हुई, ऊपर वाला इनके घर को और खुशियों से भर दे, अच्छा काम करते हैं। लेकिन इनके साथ एक समस्या हो गई। जब भी शोहरत, जब भी नाम, जब भी पैसा मिलता है, जब भी रुतबा मिलता है, फौरन आदमी को घमंड हो जाता है। हर आदमी को लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही सबसे अच्छा कर रहा हूँ और इसी वजह से इनके साथ एक खतरनाक बीमारी जुड़ गई। ये भाई साहब लगातार मुझे ट्रोल करते हैं, लगातार अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। एक बार इन्होंने मुझे चोर कहा, एक बार इन्होंने कहा कि मैं फर्जी खबरें दिखाता हूँ, एक बार कहा कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, संघ से जुड़ा हुआ हूँ। ये तमाम चीज़ें इन्होंने लगातार बोली, लगातार मुझे ट्रोल किया। मैंने कभी जवाब नहीं दिया। ये उम्र में मुझसे बड़े हैं, मैंने हमेशा इनका सम्मान किया, क्योंकि सम्मान करना मेरे कल्चर में है। खासकर अगर कोई बड़ा है, कुछ गलत भी बोल रहा है तो चुपचाप सह लो। लेकिन आज इन्होंने फिर से हदें पार कर दी। इन्होंने ज़बरदस्ती अपने एक लाइव वीडियो में अपनी मोबाइल में मेरी एक वीडियो चला के बताया कि मैं फर्जी खबरें दिखाता हूँ, इनकी वीडियो चोरी करता हूँ। आज मुझे लगता है इनको जवाब देना पड़ेगा। ये भाई साहब लगातार आरोप लगाते हैं कि मैं इनकी वीडियो चुराता हूँ, इनकी खबरें चुराता हूँ। थोड़ा सा भी अगर यूट्यूब की जानकारी इनको हो और ना हो, आपको अगर हो और अगर आपको भी ना हो, तो इनको आप जाके बता दीजिएगा कि यूट्यूब पे एक सिस्टम होता है कॉपीराइट का। अगर आपकी वीडियो कोई चुराता है तो आप उसको कॉपीराइट दे सकते हैं। इस तरह से सबके सामने आके रोने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सबके सामने आके आंखों में आंसू मल मल के दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है आपकी वीडियो कोई चोरी करता, आप जाके कॉपीराइट दे दो, उसका चैनल अपने आप उड़ जाएगा। इनको लगता है कि यही सारी खबरें सही दिखाते हैं, बाकी कोई सही खबरें नहीं दिखा सकता। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपके सामने यह सवाल रखता हूं कि क्या भारत का कोई पत्रकार, कोई भी माई का लाल हो, गाजा में जाके पत्रकारी कर रहा क्या? हर आदमी इंटरनेशनल फोरम पे जो खबरें मौजूद हैं उसको पढ़ता है, जो अंग्रेजी में है, जो उर्दू में है, जो अरबी में है, उसको ट्रांसलेट करता है, आपको आसान भाषा में बता देता है। सेम काम आजाद बोल इंडिया करते हैं, सेम काम मैं करता हूं, सेम काम राजा ग्राफी भाई करते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने देखा है राजा ग्राफी भाई को ट्रोल कर रहे हैं। अरे भाई, जब से तुम्हारी शुरुआत नहीं हुई थी तब से राजा भाई जिंदा है, तब से वो चैनल चला रहे, तब से मुसलमानों की आवाज उठा रहे, तब से मजलूमों की आवाज उठा रहे हैं। आज तुम बड़े सुरमा बने। अच्छा, ये अपने आप को बड़े इस्लामी संगठन के वो समझते हैं, ये बड़े अपने आप को कट्टर बताते हैं कि मैं दीन से जुड़ा हुआ हूं। इनकी दीन की कितनी सच्चाई है आज आप हकीकत जान लीजिए। इस्लाम में लड़कियों को नाचना गाना मना किया गया, खासकर तब जब बाहरी कल्चर में इसको करना हो। आप ये बात मानते हैं कि अगर सड़क पे, चौराहों पे इस्लाम की लड़कियों को नचवाना हो, किसी भी संगठन, किसी भी धर्म की लड़की को अगर नाचना हो तो गलत माना जाता है। हमारे देश की संस्कृति रही है कि लड़कियां खुले में नहीं नाचती। इनकी कुछ कहानी आपको बताता हूँ। आज ये इजराइल फिलिस्तीन की वीडियो डाल के व्यूज कमा रहे हैं तो अपने आप को कट्टर बड़े दीन इलाही समझते हैं। इनकी कुछ थंबनेल आप देखिए। 2 साल पहले अमेरिका में अवतार से आगे पठान, लड़कियां हुई क्रेजी। सुनिए अभी। दूसरा देखिए, अरब देश में पठान की धूम, हिजाब गर्ल ने इतिहास रचा। चलिए, ये भी आपको ठीक लग रहा होगा। अब तीसरा देखिए, मुस्लिम देश में पठान क्रेज, हिजाबी लड़कियों का डांस। मतलब इनको ये दिखाना है कि हिजाबी लड़कियां क्या कर रही हैं। हिजाबी लड़कियां डांस कर रही हैं तो उसके बारे में वीडियो बना के व्यूज छाप रहे भाई साहब। ये इनकी तरबियत का हिस्सा है। 2 साल पहले जब इनके चैनल पे व्यूज नहीं आते थे, भारत की ये खबरें कुछ डालते थे, जब व्यूज नहीं आते थे तब इन्होंने इस्लामी लड़कियों को नचाना शुरू कर दिया। खूब नचाया। आप वीडियो खोल के देखिएगा इनके, ये जाके खूब नचाते हैं कि पठान का क्रेज, इस्लामी लड़कियां नाच रही। अच्छी बात है क्या ये तुम्हारे लिए खुशी की बात है कि इस्लामी लड़कियां नाच रही हैं? शर्म आनी चाहिए। जो खबरें होती वो तुम्हें दिखाने की हिम्मत नहीं है, तुम्हारे में दम हो। संभल के सीओ पे मैंने वीडियो बनाया, आज भी बनाता हूं। एसपी पल्लो पे मैंने वीडियो बनाया। अच्छा, आपको लगता है एक ही चैनल मेरा? 2-2, 3-3 चैनल पे काम करता हूं। एक प्रखर टुकराई में आप जाके देखिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहता हूं, उसके बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर अगर कोई गलत वीडियो बात होती है उस पर मैं वीडियो बनाता हूं। अगर उनसे कुछ गलती होती है मैं वीडियो बनाता हूं, लेकिन हाँ, शब्दों की मर्यादा में रह के। हमारे देश का कानून, हमारे देश का संविधान हमें आवाज उठाने की इजाजत देता है, किसी से बदतमीजी करने की नहीं। आप में दम हो, आप
बीजेपी जो कुछ गलत कर रही, कांग्रेस कुछ गलत कर रही, आम आदमी पार्टी कुछ गलत कर रही, दम हो तो वीडियो बना के दिखाओ। गाजा में तो आप कुछ भी बोल दोगे, आप यहां बैठ के नेतन्याहू को गाली दो, आपको कौन क्या बिगाड़ देगा। दम हो तो जैसे राजा भाई काम करते हैं, जैसे मैं काम करता हूं, जैसे अमरीश मिश्रा काम करते हैं, वैसे काम करके दिखाओ ना सरकार की कमियां। वो नहीं कर पाओगे, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए जज्बा चाहिए। अभी भी मैं आपका अनादर नहीं करना चाहता, आप मुझसे उम्र बहुत बड़े हैं, लेकिन बार बार किसी को पिंच करना, बार बार, वजह क्या है इनके पास? समस्या यही है कि मैं मुसलमान हूं, मैं ही खबरें दिखाऊंगा, ये हिंदू ये खबरें नहीं दिखाएगा, यही समस्या है ना। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, निहायती खाली इंसान हो, अल जजीरा की 4 रिपोर्ट पढ़ के लोगों के सामने दिखा देते हो, अपने आप को बड़े सूरमा समझते हो। शर्म करो, ऊपर वाले से डरो, अपना काम करो, यही कहना चाहूंगा। और कौन क्या कर रहा है, जनता को इंसाफ करने दो यार। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, जनता को इंसाफ करने दो। जनता सब पागल है, जो भारत में 30 करोड़ 40 करोड़ मुसलमान रह रहे, सब पागल है, सबको तुम ही आईना दिखाओगे। माफ करना भाई, तुम्हारे अलावा भी भारत में बहुत सारे लोगों के पास दिमाग है। आज तक मुझे राजा ग्राफी भाई ने कुछ नहीं बोला, आज तक मुझे साबिज मलिक भाई ने कुछ नहीं बोला, आज तक मुझे बड़े बड़े चैनलों ने कुछ नहीं बोला। तुम्हें हो, तुम्हारी सब कॉपी कर रहे, अभी नए आए हो यार, तुम भी नए हो। अभी 2 साल पहले तुम लड़कियों को नचवाते थे, हिजाबी गर्ल नचवाते थे, मूवी की खबरें बताते थे, यही तुम्हारी हकीकत थी। खैर, ज़्यादा बात नहीं करूंगा, और मैं नहीं चाहता कि आज के बाद तुम मेरे बारे में कोई कमेंट करो और मैं तुम्हारे बारे में कमेंट करके अपने कीमती दर्शकों का जो समय है वो खराब करूं। ये जो सेटअप मेरा है ना, ये सेटअप अपने पैसे से मैंने लिया, तुमने नहीं दिया, ठीक है। हैसियत में रहो, जितनी तुम्हारी हैसियत है उतना बोलो। तुम्हारे जैसे न जाने कितने सऊदी के एजेंट यहाँ घूम रहे हैं, कुछ पता नहीं। ध्यान से देखिए गए सऊदी को कैसे डिफेंड करते हैं, जबकि सऊदी खुद हथियार भेजता है। खैर, अब खबरों की बात करते हैं, इस समय सबसे पहली और सबसे अहम खबर मैं आपको बताऊंगा। पुतिन और ट्रंप की मीटिंग के बीच जो कुछ हुआ वो वास्तव में इतिहास बदलने वाला था। ट्रंप और पुतिन की मीटिंग जब शुरू हुई तो शुरुआत में ट्रंप ने अपना दबदबा दिखाते हुए पुतिन के ऊपर से B2 बॉम्बर निकाला, ये दिखाने के लिए कि भाई देख लो मेरे पास कितनी ताकत है। उसके बाद 3 घंटे तक दोनों देश बातचीत करते रहे। अमेरिका के जो मीडिया है लगातार सवाल पूछते रहे कि भाई यूक्रेन में क्या हो रहा, कब सरकार इसको बंद करेगी, ये है वो है। पुतिन ने किसी सवाल का जवाब दिया नहीं। उसके बाद इस मीटिंग का कोई रिजल्ट भी निकल के सामने नहीं आया, यही सच्चाई है। कोई मीटिंग का रिजल्ट निकल के सामने नहीं आया। इसके बाद पुतिन के सामने, अब ट्रंप का कितना फटता वो देखिए। पुतिन के सामने इन्होंने कहा कि हम भारत पे अब टैरिफ नहीं लगाएंगे, और हमारे देश की न्यूज ने इसको छाप भी दिया। अब 1 घंटे पहले खबर निकल के सामने आ रही है कि इन्होंने भारत को फिर से बुरा भला कहते हुए कहा कि रशिया ने अपना सबसे कीमती सप्लायर, अपना सबसे कीमती खरीदार खो दिया है। भारत रशिया के 40% तेल को लेता था, 40% तेल लेने के बाद जो भारत है पूरी दुनिया में बेचता था, लेकिन हमने जब से टैरिफ लगा दिया भारत रशिया से तेल नहीं ले रहा। यानी अपने आप से ही खुद को सम्मानित कर लेते हैं। भारत पुतिन का साथ न छोड़ रहा था, न छोड़ेगा, न कभी छोड़ने की सोच सकता है। रशिया से भारत तेल ले रहा है, लेकिन ये भाई साहब अपने मुंह से फेक नाटक कि नहीं ले रहा। खैर, इजराइल फिलिस्तीन की भी कुछ खबरें आपको बता देते हैं। इस समय सीज फायर को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि हमास अपनी शर्तों पे पीछे हट रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की न्यूज है कि हमास सीज फायर को लेके पहली बार पीछे हट रहा, पहली बार पीछे हट रहा, चूंकि जो कुछ डिमांड हमास ने रखी थी अब लग रहा है कि उसको छोड़ रहा है। हमास की पहली जिद थी कि परमानेंट सीज फायर हो, लेकिन इजराइल इसको नहीं मान रहा था। हमास की दूसरी जिद जो निकल के सामने यही थी कि इजराइल की जो आर्मी है वो बाहर जाए। इजराइल इसको भी मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आज हमास की ऐसी मजबूरी पड़ गई। मजबूरी क्या हो आपको समझाता हूँ। हमास की ऐसी मजबूरी पड़ गई कि आज हमास सारी शर्तों को मानने को मजबूर है। क्योंकि इस समय गजा के जो हाल हैं बद से बदतर हैं। इजराइल केवल एक शर्त मानने को तैयार है और उसी के बदले पूरे हमास को नचा रहा। शर्त बड़ी सिंपल सी है कि हम इजराइल वाले जो हैं, इजराइल की जो आर्मी है, IDF है, वो गजा के अंदर खाना पहुंचने देगी। यानी 2 रोटी के टुकड़ों को लालच में बना के एक चारा बना के, चूंकि गजा के लोग इस कदर भूखे हैं और पूरी दुनिया अब धीरे धीरे आरोप लगा रही कि अगर हमास मान जाता तो इजराइल सीज फायर कर देता, और इजराइल जब सीज फायर कर देता तो ऐसे हाल में गजा के लोग खाना पा जाते हैं। इसी वजह से अब क्या हुआ कि पूरी दुनिया के दबाव में आके हमास ने पहली बार झुकाव अपनाया, नहीं तो हमास झुकता नहीं। हमास ने कहा कि ठीक है, हम सारी शर्तें मानने को मजबूर हैं, बस 60 दिन के लिए पहले खाना इनको खा लेने दो। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, कतर से भी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही, इजरायली मीडिया भी इस बारे में दावा कर रही है कि सीज फायर हो जाएगा। अब अगर इजराइल करना चाहेगा तो करेगा, नहीं करना चाहेगा तो उसका तो भाई अपना ग्रेटर इजराइल का सपना ही आप सभी जानते हैं, तो क्या ही कहा जाए। खैर, ग्रेटर इजराइल के सपने को लेकर अहम अपडेट फिर निकल के सामने आई कि OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल और साथ ही GCC यानी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इन दोनों ने मोर्चा खोल दिया इजराइल के ऊपर। इन दोनों कम्युनिटीज में लगभग 31 के करीब इस्लामिक देश हैं। इन सब ने मोर्चा खोल दिया और मोर्चा खोलने के बाद इन सब ने कहा,
इन सब ने कहा कि इजराइल ऐसी हिमाकत ना करे, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। और इसी के बाद अब अपडेट निकल के सामने आ रही है कि हमास ने भी लगभग शर्तें मान ली हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टाइम टू टाइम आपको कुछ अच्छी खबर मिल जाए। क्योंकि इधर OIC और GCC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक काउंसिल और साथ ही गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, इन तमाम देशों ने जब एक बार मोर्चा खोला तब इजराइल को थोड़ा सा डर लगा। इजराइल को लगा कि सिचुएशन खराब हो सकती है, और यही वजह है कि इजराइल जो है वो सीज फायर करने को तैयार हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां मैंने कहा कि सकता है। खैर, इधर इजराइल लगातार जेनोसाइड कर ही रहा। आज गजा के आसपास कुछ लोग मछलियां पकड़ने गए थे और अपडेट निकल के सामने आई है कि इन लोगों को भी गोली मार दी गई। 2 लोग नाव से मछलियां पकड़ रहे थे। इनका काम था गजा के लोगों को मछलियां खिलाते या बेच देते। जैसे ही इजराइल की आर्मी ने इनको देखा, बिना किसी वार्निंग ओपन फायर किया। एक मछुआरा वहीं पे दम तोड़ देता है और दूसरे को गोली लगी है। उसकी भी स्थिति गंभीर है, उसका भी इलाज किया जा रहा। और इलाज के क्या हाल है आपको पता है, गजा में न तेल है न फ्यूल है, तो इसकी भी जिंदगी बहुत ही कम चांसेस है कि बची रहेगी। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही भारत के नागपुर से। और ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा, बताने की हिम्मत भी नहीं है। क्यों नहीं है वो भी आपको समझाता हूं। नागपुर में एक संगठन था जिसका नाम था स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इस नाम को आप ध्यान रखिएगा। इस संगठन का काम था कि कुछ इस्लाम के नाम पे लोगों को भड़काना, उनको उन रास्तों पे ला के छोड़ देना जिससे आतंकवाद का जन्म होता है। कई सारे ऐसे संगठन हैं जो धर्म के नाम पे आतंकवाद को बढ़ाते हैं। ये आप खूब जानते हैं, इसको ज़्यादा डिक्लेयर करने की मुझे जरूरत नहीं है। 8 लोगों पे आरोप लगता है कि ये 8 लोग इसी संगठन से जुड़े हुए हैं। 8 मुस्लिम लड़के थे। 2006 में आरोप लगा। आरोप लगने के बाद क्या हुआ कि फौरन पुलिस इनको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल देती है और अपने चार्जशीट पे इसी संगठन से जुड़े होने का आरोप पत्र लगा के कोर्ट में सबमिट कर देती है। 2006 से 8 लोग जेल में बंद थे। उसके बाद अब कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई। कभी तारीख लगती, कभी नहीं लगती, कभी पेशी होती, कभी नहीं होती, कभी कोई नया सबूत, कभी कोई नया जांच करते कराते 2006 से इतने साल गुजर गए। 2025 आ गया। 2025 में फाइनली कोर्ट का फैसला आता है। कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर उसमें कहा गया कि ये तमाम जो 8 लोग थे बेकसूर थे और इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत यानी इज्जत के साथ इनको हम जेल के बाहर का रास्ता दिखाएंगे, इनको छोड़ेंगे, ये इज्जतदार जिंदगी जिए। लेकिन आप सोच के देखिए कि 8 नौजवानों की जिंदगी में 18 साल में क्या कुछ गुजर गया होगा। जिस जेल में ये लोग बंद रहे होंगे, उस जेल के तमाम जो कैदी थे, इनको गद्दार, देशद्रोही, आतंकवादी कह के न जाने कितना टॉर्चर करते होंगे। पूछताछ के नाम पे इनको न जाने कितना प्रताड़ित किया गया होगा, न जाने कितनी बार इनको मारा पीटा गया होगा, न जाने कितनी बार इनके घर की महिलाओं को, बच्चियों को गाली दी गई होगी। 18 साल बाद जब कोर्ट ने इनको छोड़ दिया तो ये बात सच है कि सच्चाई की तो जीत हुई, लेकिन क्या इंसाफ हुआ? क्या सच में इंसाफ हुआ? और जो लोग ये आरोप लगा देते हैं, अभी बड़ा सिंपल है, कहते हैं कि भाई बीजेपी ये मुसलमानों को टारगेट करती है, तो बड़ा सवाल ये है कि भाई 2006 में कौन सी बीजेपी थी? ये सवाल मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं। भाई 2006 में बीजेपी नहीं थी, लेकिन इस तरह की नीतियां जो हमारे देश में चलती हैं उसके खिलाफ लोग पार्टी देख के भी आवाज उठाते हैं। इस मामले को किसी ने आपके सामने रखा नहीं। द मुस्लिम की ये रिपोर्ट है जिसके हवाले से आपको मैं जानकारी दे रहा हूं। बड़े ताजुब की बात है कि इसके बारे में कोई बोलना नहीं चाहता। जो अपने आप को अभी जिनके बारे में जिक्र कर रहा था, उनमें दम नहीं कि उस सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाते। गाजा की खबरें दिखाना तो बहुत आसान है। 4 न्यूज चैनल खंगाल लो, खंगालने के बाद न FIR की टेंशन है, न गलत जानकारी की टेंशन है। आप कुछ भी बता दो, मैं अपने वीडियो में बता दूं कि भाई इजराइल तबाह हो गया, मेरे ऊपर कौन सा एक्शन हो जाएगा? मैं अभी बता दूं कि फिलिस्तीन से 4 बम आए, इजराइल को एकदम उड़ा दिया, तेल अवीव खंडार हो गया, कौन सा एक्शन मेरे ऊपर? मैं कुछ भी बता दूं। अंग्रेजी में खबर है, हिंदी में पढ़ना है, उसको तोड़ मरोड़ के कुछ भी पढ़ दूं। जहां गट्स की जरूरत है वहां काम करो ना मेरे भाई। बनाओ ना 2-4 वीडियो सरकार के खिलाफ, वोट चोरी के ऊपर बनाओ ना वीडियो। मैं तो बनाता हूं, मेरा 2-3 चैनल आप लोग जाके पर्सनली देख सकते हैं, बनाता हूं, जो होगा देखा जाएगा। 3 महीने मेरा चैनल बंद रहा, 3 महीने सुप्रीम कोर्ट तक हमने लड़ाई लड़ी, सरकार को झुकना पड़ा, हमारा चैनल खोलना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम सच थे, सच के साथ खड़े थे। फिलिस्तीन की खबरें दिखा के तुम लोगों की भावनाओं के साथ भाई खेल सकते हो। कोई हिम्मत का काम नहीं, कोई मर्दानगी का काम नहीं। एडसेंस चलता है, पैसे तुमको आते हैं, कोई फ्री में नहीं कर रहे हो। तो पूरी दुनिया को ये बताना बंद करो कि तुम ही सच्चे हो, बाकी पूरी दुनिया झूठी। लड़कियों को नचा के तुम व्यूज लेते थे। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही कि अलास्का में जो मीटिंग हुई है पुतिन और ट्रंप के बीच, ये मीटिंग पूरी तरह फेल हो गई है। जाहिर सी बात है, फेल होनी ही थी। अब यहाँ पे तकरार बढ़ती चली जा रही है।
इधर जब तकरार बढ़ती चली जा रही तो इधर फिलिस्तीन के अंदर से भी कुछ तो हमला हुआ है। रिपोर्ट बहुत क्लियर नहीं है, कुछ तो हमला हुआ है और खबरें निकल के सामने आ रही कि इस हमले में कुछ इजरायली सैनिक मारे गए हैं। वीडियो मिडिल ईस्ट आई ऑब्जर्वर पे उपलब्ध था, कॉपीराइट का इशू था, मैं आपको नहीं दिखा सकता और आज थोड़ा सा मेरे खबर बताने का तरीका तल्ख भी है, उसके लिए मैं माजरत माफी भी चाहूंगा। कारण है दिमाग खराब हो जाता है यार, मेहनत से काम करो, 6 वीडियो 7 वीडियो, भारत की खबरें, मिडिल ईस्ट की खबरें, ऊपर से कोई भी आता है हरे पर्दे बैठ के कुछ भी बता देता है, धर्म के नाम पे ब्लैकमेल करता है इमोशनल कि भाई मैं मुसलमान हूं, तुम मुसलमान हो, मुझे ही देखो। अमरीश मिश्रा ब्राह्मण है, हिंदू है, खबरें नहीं दिखाते क्या? कितनी बार सरकार से उनको प्रताड़ित किया गया। रवीश कुमार, इतना बड़ा नाम, ब्राह्मण है, पूरा नाम आप गूगल पे सर्च कीजिए, रवीश कुमार पांडे आएगा, ब्राह्मण है, हिंदू है, नहीं उठाते क्या मुसलमानों की आवाज? अविसार शर्मा ब्राह्मण है, नहीं उठाते क्या आवाज? नेहा सिंह राठौर छत्री है, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती क्या? मेरे घर के बगल की है नेहा सिंह राठौर, 13 किलोमीटर दूर घर है, पता कर लीजिएगा कहीं। तो ये धर्म के नाम पे यार बांटना बंद करो। पूरा वीडियो आज आपने मेरा भी खराब किया, खुद का तो कोई एजेंडा है नहीं, कोई मोटिव नहीं है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है। खैर अगली खबर का रुख करते हैं और इन्हीं जैसी खबर अगली भी है। अगली खबर पाकिस्तान से निकल के सामने आ रही कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने एक विंग कमांडर जिनका नाम मोहम्मद मलिक रिजवान उल हक है, इनको अचानक से सम्मानित किया और सम्मानित करने के बाद बोलते हैं कि यही हैं जिन्होंने S-400 गिरा दिया, यही हैं जो S-400 को गिरा चुके हैं। अब इसके बाद तो भाई साहब जो कमांडर थे वो भी शामिल, ये मैंने कब कर दिया, मैंने कब गिरा दिया। यानी यही वाली मानसिकता इनकी भी है कि कुछ भी कर दो, कुछ भी बोल दो। ये लगातार 1 साल से बता रहे हैं भाई साहब कि बस इजराइल मरने वाला, इजराइल हारने वाला। कहाँ हार रहा है यार, सच्चाई दिखाओ ना और दूसरों को टारगेट करना बंद करो। भाई तुम सही खबरें दिखाते हो, तुम दिखाओ। ये जो 30 करोड़ 40 करोड़ मुसलमान हैं, ये सब बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है कि कौन सी खबरें सही हैं, कौन सी खबरें गलत है, कौन सही कौन गलत। आपको लोग प्यार दे रहे हैं, उस प्यार पे खुश रहो। मुझे दे रहे हैं, मैं खुश हूं, मैं तो किसी को नहीं कुछ कहता भाई। बहुत सारी फर्जी खबरें आपने बता रखी है, मैं तो कुछ नहीं बोलता। खैर तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाकी कल से प्रयास करिएगा कि इनके बारे में अगर ये कुछ उल्टा सीधा बोले भी तो मुझे मत कमेंट करके आप लोग प्लीज़ बताइएगा। मेरे लिए असली खजाना, असली जो जमा पूंजी आप ही है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर साथ, तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला की